नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर मची सियासी घमासान में शिवसेना यूबीटी ने बड़ा फैसला किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सीधे सीट शेयरिंग का डील कांग्रेस हाईकमान से करेगी। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत इसको लेकर जल्द ही राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। संजय राउत के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नामांकन की तारीख नजदीक आ गई है, ऐसे में अब सीधे राहुल गांधी से हम बात करेंगे। राउत ने इसको लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से चर्चा भी की। बंटवारे को लेकर संजय राउत करेंगे राहुल गांधी से बात। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने सुबह मुकुल वासनिक से बातचीत की। आज मैं राहुल गांधी से भी बात करूंगा और सीट बंटवारे को लेकर लंबित फैसलों में तेजी लाई जाएगी। कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी पीडब्ल्यूपी भी है। महाराष्ट्र के ज्यादातर नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें बार बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। अब वह समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि यह फैसला जल्द से जल्द हो। एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों पार्टियां दावा करती है। महाराष्ट्र में नाना पटोले हमारे सहयोगी है, लेकिन कुछ सीटों पर समस्या है, इसे सुलझा लिया जाएगा। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है। समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता। ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, जब पार्टियों के बीच में सीट का बंटवारा हो रहा होता है तब इस तरह के पड़ाव मोड़ आते हैं, लेकिन हर बार ये पड़ाव हम मिलकर पार करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि सीट उनको भी चाहिए, फिर भी बातचीत होती है और रास्ता निकलता है, और अभी भी रास्ता निकल रहा है। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें
बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। कुछ लोग सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, कुछ लोग सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह जाएगा। हमारी सरकार ने टोल माफी का सबसे बड़ा फैसला लिया, साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम किया। पिछली सरकार ने अपने 2.5 साल में कई घोटाले किए। इसी के साथ उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने खूब फर्जी बातें फैलाई, लेकिन अब उनकी फर्जी बातें नहीं चलेंगी। हरियाणा में भी इसी तरह की फर्जी बातें फैलाई गई, लेकिन जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बघा, मला वाटतं सगळ्या धर्मांसाठी, सगळ्या जातींसाठी सरकारने कामं केलेली आहेत, योजना केलेल्या आहेत। असं कुठलाही नाही। आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, याच्यामध्ये सगळ्या समाजाच्या महिलांनी, भगिनींनी जे लाभ घेतलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मुस्लिम देखील आहेत, दलित देखील आहेत, बाकी वेगवेगळ्या मराठी देखील आहेत, सिंधी देखील आहेत, सगळ्यांनी योजनेचे लाभ घेतलेले आहे। तर हे सरकार जे आहे हे सगळ्यांसाठी काम करत आहे। कुठल्या एका विशिष्ट जाती धर्मासाठी किंवा त्यांना भडकवण्याचं काम जसं विरोधकांकडून केलं जातं, पोलरायझेशन करण्याचं काम, तसं आम्ही करत नाही। प्रत्येक समाजाला न्याय कसा मिळेल याच्यासाठी सरकारने 2 वर्ष काम केलं आहे। संजय राउत को नाना पटोले का जवाब। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, संजय राउत के बारे में बात नहीं करनी। राउत क्या बोले मुझे पता नहीं, इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी है। एनसीपी के नेता शरद पवार है, उन्हें मीटिंग की जानकारी देना जरूरी है। संजय राउत क्या बात करना चाहते हैं मुझे पता नहीं, मैंने उनके बयान को देखा नहीं, इसीलिए मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मुंबई और विदर्भ पर पेंच फंसा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुंबई और विदर्भ रीजन की सीटों को लेकर पेंच फंसा है। शिवसेना यूबीटी विदर्भ रीजन में ज्यादा सीटें मांग रही है, वहीं कांग्रेस की नजर मुंबई की उन सीटों पर है जहां पिछली बार वो दूसरे नंबर पर थी। मुंबई में शिवसेना यूबीटी की कोशिश बड़े भाई बने रहने की है। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और पार्टी यहां की कम से कम 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। इसी तरह शिवसेना नागपुर और अमरावती में भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। गठबंधन में 3 सदस्यों की बनी थी कमेटी। सीट शेयरिंग के विवाद को सुलझाने के लिए शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद और कांग्रेस ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, शिवसेना उद्धव की तरफ से संजय राउत और एनसीपी शरद की तरफ से जयंत पाटिल शामिल है। हाल ही में इस कमेटी की एक बैठक सियासी सुर्खियों में थी। कहा जा रहा है कि बैठक में संजय राउत और नाना पटोले के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। 288 सीटों पर चुनाव, जादुई नंबर 145। महाराष्ट्र में विधानसभा की 228 सीटों पर एक फेज में मतदान प्रस्तावित है। सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन या पार्टी को कम से कम 145 सीटों पर जीतना होगा। राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग है और इसके ठीक 3 दिन बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। झारखंड में सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है। यहां बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी अन्य सहयोगी दलों को लेकर भी घोषणा हो रही है। चिराग पासवान और जेडीयू को भी सीटें मिलेंगी। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा। झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत बीजेपी झारखंड की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू को 10, जेडीयू को 2 और 1 सीट एलजेपी-आर को दी गई है। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी। झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा, जदयू, आजसू और लोजपा आज साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्द ही प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रही है। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, परफेक्ट सीट शेयरिंग है, हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बन रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा,
चुनाव एनडीए के हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बननी है। गठबंधन जरूरी था। आज गठबंधन का स्वरूप सबके सामने आ चुका है। परफेक्ट सीट शेयरिंग है और हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रहा है। देखिए, चुनाव एनडीए का हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और इसीलिए गठबंधन होना जरूरी थे। आज गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया है उससे असम का सामाजिक वातावरण में उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए जो है वही रेटरेट किया गया है। लेकिन असम का बहुत लोगों का मन में ये था कि 1951 शुड बी कट ऑफ, बट अकॉर्ड 1971 में हो चुका था, तो इसीलिए कुछ चीज हम लोग सहने से भी नहीं होते हैं। तो एक वर्ग का लोगों, असम का एक वर्ग का लोगों का मन में दुख है कि हम अभी कभी भी 1951 नहीं मिलेगा। कोई लोगों का मन में ये भी है, जो भी है क्लोजर हो चुका है। तो ये दोनों भाव जनता का मन में आज का समय में है। दोनों पार्टियां एकजुट हो जाएं तो इससे राज्य और उसके लोगों दोनों को फायदा होगा। झारखंड में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हम राज्य के आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी की औपचारिक घोषणा करने के लिए इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। वर्तमान मामलों की स्थिति और हमारे दीर्घकालिक संबंधों पर अलग से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पूरे देश में प्रचलित भावना राज्य का मानना है कि लोग दोनों पार्टियों को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां एकजुट हो जाए तो इससे राज्य और उसके लोगों दोनों को फायदा होगा। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज ऋषि को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलकर लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को पहले फेज का मतदान है जिसमें 43 सीटें शामिल है। वहीं दूसरा फेज 20 नवंबर को होने वाला है जिसमें 38 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 13 नवंबर को पहले फेज में इन 43 सीटों पर चुनाव। झारखंड में पहले चरण में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर,
सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबीरा, लोहरदगा, मनीका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 20 नवंबर को दूसरे चरण में इन 38 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, मिर्सा, धनबाद, झरिया, टूंडी, बाघमारा, सिल्ली और खिजड़ी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिली ये 2 सीटें। चिराग की एलजेपीआर को 1 सीट मिली। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट जेडीयू को मिली है। हालांकि जेडीयू पहले 11 सीटों पर दावा ठोक रही थी। चिराग पासवान के एलजेपीआर को 1 सीट मिली है। एलजेपीआर चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। 23 नवंबर को आएंगे परिणाम। बता दें कि 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। वहीं 18 अक्टूबर से पहले फेज की 43 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 अक्टूबर को नाम वापस लिया जा सकेगा। चुनाव के मद्देनजर अभी से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से जेल में है। ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2017 में सीबीआई ने FIR दर्ज की थी। इसमें उन पर फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र जैन को राव रेवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। शुक्रवार को जमानत मिलने से पहले जेल में बंद सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्यों की बीमारी जैसी परिस्थितियों का हवाला देते हुए जमानत के लिए कई आवेदन किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी की चोट और छोटी बेटी की बीमारी के आधार पर 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी, मगर 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा, राव रेवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है, संभवतः वे बाहर आ जाएंगे। आज राव रेवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनको बहुत बुरी ट्रांसलेशन हुई है, खत्म हुई थी और ट्रायल भी स्टार्ट हुआ नहीं है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने नई सिस्टम का जजमेंट फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेंगे आर्टिकल 25 का सेक्शन 41 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल पे और उन्हें बेल मिली है 50,000 की। कब तक बाहर आ सकते हैं सर सत्येंद्र जैन साहब काफी छोटी हो गई है तो आज ही मोस्ट लाइकली सर वो इनको स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल देते समय। जी आई एम स्टिल ऑर्डरिंग बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन व्हिच द कोर्ट एग्रीज। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मुझे दुख है इस बात का कि बिना कोई आरोप सिद्ध हुए लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं।
काफी लोगों को ईडी से संबंधित मामलों में बेल मिली है। अगर आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी और अगर आपने उनसे सवाल पूछा तो आपके घर ईडी आएगी। न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर सशक्त पहल करनी चाहिए। ईडी ऐसे जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मेरा थोड़ा सा दुख, और मैं थोड़े दुख के साथ ये कहती हूँ कि न्यायपालिका भी इस बात का जवाब दे कि लोग बिना ट्रायल के, लोग बिना दोष साबित हुए महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोगों को बेल मिली है ईडी रिलेटेड केसेस में। ईडी जिसका सरकार दुरुपयोग करती है, ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछेगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूँ कि न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि justice should also be seen as happening, not just happen when it does. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि उन्हें न्यायाधीश ने दोष मुक्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब इतने बड़े मामले से छूट कर आए तो खुद को वही स्वतंत्रता सेनानी की तरह पेश कर रहे थे। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वालों का नाम लिया जाए तो उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी बटालियन का नाम सामने आता है। देखिए, जो बेल होती है वो आपकी फंडामेंटल राइट होती है। बेल का मतलब ये नहीं कि उनको जज ने या कोर्ट ने फ्री कर दिया। बेल मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, उनकी फंडामेंटल राइट है। बट किस केस में बंद हुए हैं? पिछले भी बार मैं देख रहा था जिस तरीके से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इतने बड़े घोटाले के बाद जब बाहर निकल के आए तो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स दिखा रहे थे। दिल्ली की जनता इनसे पूछने वाली है, पूछना चाहती है, घर घर जल देने वाले केजरीवाल जी हर गली शराब के ठेके क्यों दे रहे थे? तो मुझे लगता है इन लोगों को समझना चाहिए कि जिनका भ्रष्टाचार है ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। उनको माफी मांगनी चाहिए वो सारे वादों पे, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आज अगर दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम लोगे तो अरविंद केजरीवाल। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। इजराइल द्वारा गुरुवार रात हमास के नए प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के ऐलान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब यह संघर्ष से इजराइल युद्ध का नाम दे रहा है थम जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सिनवार की मौत के बाद जारी बयान में साफ कहा है कि युद्ध कल खत्म हो सकता है, बशर्ते हमास हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे। वहीं दूसरी तरफ उग्रवादी समूह हिजबुल्ला ने कहा है कि वह इजराइल पर हमले तेज करेगा। हिजबुल्ला का यह बयान हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्ला ने कहा कि वो इजराइल पर हमले तेज करेगा। हिजबुल्ला का यह बयान हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद सामने आया। हिजबुल्ला ने कहा कि वो इजरायली सेना के खिलाफ ज्यादा सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। वहीं ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी और कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद प्रतिरोध की भावना और मजबूत होगी। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। فلو كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال منذ اغتيال الشيخ عز الدين القسام في أحراش يعبد في جنين قبل 90 عاما. ولو كانت الاغتيالات نصرا لما نفذت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى بعد 20 عاما من اغتيال أبرز مؤسسي حماس. नेतन्याहू का बड़ा बयान, जंग अभी जारी रहेगी। गौरतलब है कि ईरान द्वारा ही हमास और हिजबुल्ला का समर्थन किया जाता है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला दोनों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला हुआ है और दोनों संगठनों के पूरे शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। याह्या सिनवार की मौत पर इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि इतिहास में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार दिया गया है। सिनवार को मारकर हिसाब चुकता कर दिया गया, लेकिन हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। सिनवार की मौत का पल हमारे नागरिकों को घर वापस लाने के लिहाज से बेहद अहम है। हमने हमास चीफ सिनवार को मार गिराया है। जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी पहुंच हर कोने में है। जिस कोने में इजराइल के दुश्मन छिपेंगे हम उस कोने में घुसकर मारेंगे। אזרחי ישראל, לפני שנה חגגנו את חג הסוכות. באותה עת בדיוק יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח ה7 באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. वहीं हमास प्रमुख यहया सिनवार की हत्या पर भारत में लेबनान के राजदूत डॉक्टर रवि नरुश का कहना है कि मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये कल रात ही हुआ है, लेकिन मैंने एक बार कहा था कि गांधी जी ने कहा था आप एक क्रांतिकारी को मार सकते हैं, लेकिन आप कभी भी क्रांतिकारी को नहीं मार सकते। दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित हो। सिनवार हमास का एकमात्र नेता नहीं है जो मारा गया, लेकिन मुझे यकीन है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध चलेगा, क्योंकि उन्हें कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, उन्हें अपने स्वतंत्र राज्य का अधिकार है। I have not much information about it. It's only happened last night, but I said it once that Gandhi ji said, "You can kill a revolutionary, but you can never kill the revolution." So the cause, there is no cause in the world that is confined to a single person. अमेरिका ने पश्चिम एशिया के हालात संभालने के लिए शुरू की कोशिशें। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से फोन पर बात की और हालात पर चर्चा की। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीन ने कहा कि यहया सिनवार की मौत से हमास कमजोर हो गया। इजरायली पीएम बोले कल युद्ध खत्म हो सकता है। वहीं इजरायली मीडिया के अनुसार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा कि यहया सिनवार की मौत गाजा में युद्ध की समाप्ति की शुरुआत है। मेरा गाजा के लोगों से संदेश है कि ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और बंदूकों को रिहा कर दे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उनके बंदूकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल उन्हें नहीं बख्शेगा। हमास के सभी शीर्ष कमांडर ढेर। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड यहया सिनवार ही था। साथ ही उसमें हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की भी अहम भूमिका थी। इजराइल ने हमास के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को ढेर कर दिया। बीते 31 जुलाई को इजराइल ने ईरान पर हनिये को निशाना बनाया, जिसके चलते ईरान ने इजराइल पर हमला भी किया था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की 13 जुलाई को ही एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।